ओके। एंड एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप लोगों को पता होगी बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 6.235 एंड फिर लिखा हुआ है 16.89 सॉरी 8 ओके। फिर एक नंबर ले लीजिए, कोई भी लिखा हुआ है 6.45। ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसमें कुछ लिमिटिंग रिजल्ट्स करने होते हैं, मान लीजिए आपका सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करना है। सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने के लिए मान लीजिए एक रिजल्टेंट वैल्यू निकल के लेके आनी पड़ती है हमें। ठीक है ना, तो उस केस में अगर मान लीजिए आपको 5 मतलब लास्ट का नंबर जो है आपको रिमूव करना है, तो लास्ट का नंबर जो आपको रिमूव करना है उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर वो नंबर आपका 4 से दैट मीन्स 5 से अगर 4 तक है और 5 से ऊपर है, ठीक है, तो जो लास्ट का नंबर है वो क्या है, अगर 4 तक है दैट मीन्स 5 से नीचे है ये नंबर तो ये अनचेंज रहेगा। एंड अगर यहाँ 5 है, 5 से ज़्यादा है एंड इसको हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर आपका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 6.24। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप सुन लीजिए कि मान लीजिए आपका जो नंबर है 6.235 एंड इसको सिग्निफिकेंट वैल्यूज में लेके आना है। जब इस लास्ट का नंबर रिमूव करना है हमें, तो लास्ट का नंबर जब आप रिमूव करते हो तो वहाँ पे रिमूव करने पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर ये वैल्यू आपकी 5 से कम है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, मतलब अनचेंज रहेगा, 6.23 रहेगा। तो 6 पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 4 लिखा होता, क्या लिखा होता कि 6.234 को सिग्निफिकेंट वैल्यू लेके आओ। दैट मीन्स क्या है कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके आओ, जहाँ पे हमने देखा कि जो 4 हमारा है ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाएगी, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हटा देंगे यहाँ से। तो इस मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 लिखा वहाँ पे, तो क्या होगा, ये 4 हट जाएगा बट बाकी वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 5 तो हट जाएगा लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये 5 यहाँ से गैप हो जाएगा। तो यहाँ 5 है या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, और अगर 5 से कम है तो अब कुछ नहीं होगा, ये जैसी वैल्यू है वैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी, ये आपका डिजिट हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो आपका ये नंबर है, मतलब जिसको आप रिमूव कर रहे हो उसके जो पहले वाला नंबर है तो लास्ट के नेक्स्ट वन, वो नंबर अगर आपका इवन नंबर है तो क्या रहेगा, वो अनचेंज रहेगा। मान लीजिए अगर लिखा होता जैसे ये लिखा हुआ है 6.45, अब मुझे यहाँ से इसको हटाना 5 को, तो 5 ठीक है हटा दो इसको, तो क्या हो जाएगा 6.4 रहेगा, 6.4 रहेगा, ये अनचेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 16.89, 8 क्या है इसका है, इवन नंबर है, तो अगर 9 को आपको रिमूव करना है तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, 16.8 ही रहेगा, ये अनचेंज है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर। अगर यहाँ पे 9 होता तो ऑब्वियसली इसको हम चेंज कर लेते, यहाँ क्या होता, यहाँ पे एक पढ़ता कि मान लीजिए लिखा होता 16.99, तो यहाँ से 9 को रिमूव करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आता, 1 बढ़ता, ये कितना होता 10 होता, तो ये होता अब वो 10 से यहाँ आता 0 और 1 कहाँ आता, 1 इसके बाद आता, तो क्या होता है 17.0 हम इसको लिख सकते थे। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता तो कीप इन माइंड कि जो लास्ट का नंबर हटाना उससे पहले का नंबर अगर आपका इवन नंबर है तो अनचेंज रहेगा, अगर आपका ऑड नंबर है तो उसमें एक नंबर इंक्रीज होगा, अगर आपकी वैल्यू लास्ट वाली 5 से ज़्यादा है या फिर 5 तक है, अगर उससे कम है तब भी आपका ये नंबर अनचेंज रहेगा, चाहे फिर इवन हो या फिर ऑड हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं आपकी जो बुक में एनसीईआरटी में टोटली वहीं से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक और दे रखा है डायमेंशनल एनालिसिस, जो आपको पता है क्या होता है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करो या फिर उनमें चेंज करो, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, तो आपको पता है वो, उसको पता की जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। क्या है,
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरीज भी आती हैं। चलिए हम बात करते हैं, क्या हमारा टॉपिक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मतलब क्या है कि भाई हम अगर रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन में कुछ सब, देखो हर चीज़ का एक पैटर्न है, हर चीज़ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। तो उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिहाफ पे हम उसकी एनालिसिस करते हैं या फिर उनके हम रिजल्ट्स लेके आते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ध्यान सुनना और देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये कंपाउंड्स को फॉर्म करने में काम आता है, ठीक है। जहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस करवाते हैं तो उनके लिए क्या है, कुछ लॉज बने हुए हैं, जिसमें से पहला लॉ क्या है, जो सबसे फर्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में थ्योरेटिकल रूप में आया हुआ है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है। सो अब उसने क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि रूल है आप लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखा है सबने। बताता हूँ मतलब क्या है। पहले बता दें ये लॉ किसने दिया और कब दिया, है क्या इस बारे में। सो दिस लॉ स्टेट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed, and this law was put forth by Antony Lavoisier in 1789, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, कौन से, जैसे एंटोनी, इन्होंने 1789 में इस लॉ को दिया था, इस लॉ को जनरेट किया था, या फिर इस लॉ को क्या बोलते हैं, लेके आए थे। तो इनके द्वारा, इस लॉ के द्वारा क्या मतलब है कि जो मास है वो ना तो आप क्रिएट करते हो, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो कंपोनेंट आप रिएक्शन कराने से पहले लोगे वही मतलब मान लीजिए आपने 3-4 कंपोनेंट्स ले लिए एंड जिनका टोटल मास कितना हो गया, 2 kg हो गया, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन जो आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे उनका जब टोटल मास कैलकुलेट करोगे तो वो 2 kg ही होगा। It means during whole reaction there would not be change any kind of mass in their terms of क्या कहते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्शन जब होती है तो चीज़ें चेंज होती हैं, बट कुछ भी चेंज होता है उनका मास जो होगा वो क्या होगा, अनचेंज रहेगा। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि इसके बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, मतलब क्या इसका है, बात करते हैं कि इस लॉ को दिया क्या लेवल है। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट। He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट लिया एंड उस एलिमेंट को आपने एक जगह आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट ए किया, फिर आपने कोई एक्सपेरिमेंट बी किया, या फिर जो ये है बी हमारा, ये क्या है, वो वही एलिमेंट, मान लीजिए आपने एक एलिमेंट कोई भी है ले लेते हैं, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। आपने एक को कहाँ से गेन किया, लैब से गेन किया, और एक आपका नेचर से गेन किया, ठीक है। तो जो इनका जो इनका एलिमेंट जो क्या बोलते हैं परसेंटेज है वो क्या होता है, वो सेम रहेगा, उनका प्रोपोर्शन उनका सेम रहेगा, चाहे वो कहीं से भी आप उसको गेन को या किसी भी कंपाउंड से आप लेके आओ, उस कंपाउंड में उनका जो रेशियो होगा वो क्या रहता है, सेम रहता है, डेफिनेट रहता है, निश्चित रहता है। इसलिए क्या बोला गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन,
ठीक है। तो आपका वो जो नेचुरल हो या फिर आपका प्रैक्टिकल हो, मतलब आपका जो लैब से बनता है, उनका जो प्रपोर्शन होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है। एंड इसीलिए समटाइम्स इसी लॉ का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, क्योंकि जो भी एलिमेंट है वो क्या होता है, एक सेम रेशियो में ही हर कंपाउंड में हर जगह आपका अवेलेबल होता है, उसका जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए क्या हम जो दूसरा नाम भी इसी का ही नाम है, क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है, हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। इसका मतलब क्या है भाई, हमने पढ़ लिया अभी तक, क्या क्या पढ़ लिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है ना। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए पहले बात करते हैं इस लॉ को किसने दिया। सो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। मतलब क्या, सिंपली बात करते हैं हम, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए सिंपली भाषा में बात करते हैं तो क्या बोला कि इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर आपने कोई दो एलिमेंट ले लिए एंड उन दो एलिमेंट को फॉर्म कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाया गया, कंपाउंड क्या है, एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं। तो जो एलिमेंट आप लोगे उसको फॉर्म करने के लिए, उन कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, वो एलिमेंट क्या होंगे, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होंगे। मतलब क्या है कि पहले तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। एंड बात फिर करें से स्मॉल में क्या आएंगे, 1 2 3 4 5, ये सारे स्मॉल नंबर्स हैं, है ना। तो उसे क्या बोला कि जो रेशियो आएगा उस एलिमेंट का उन दोनों कंपाउंड के रिगार्डिंग, वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में जाएगा, है ना। एग्जांपल लेके समझाता आपको हम। तो मान लीजिए आपने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, प्लस आपने क्या लिया, ऑक्सीजन, क्या फॉर्म किया यहाँ पे आपने, वाटर, ठीक है। तो अब वाटर फॉर्म किया तो वाटर क्या होगा, H2O, इट मीन्स 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है तो कितना जाएगा, 16 ग्राम, यही होगा ना। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है कितने हाइड्रोजन, 2, तो जाए 2 जाएगा, ऑक्सीजन कितने, 1, इसलिए क्या है, 16 जाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या बना हमारा, क्या है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, ये तो 2 ग्राम ही जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 32 ग्राम्स, दैट मीन्स H2O2, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम, और यहाँ कितना हो गया, 34 ग्राम्स, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो मास है कितना है, एक तो 16 है, रेशियो 32। तो इसको अगर हम बस क्या बोला, स्मॉल होल नंबर्स मतलब क्या, 16 1 जा 2 जा, इट मीन्स 1:2, और ये क्या है आपके स्मॉल नंबर्स हैं। तो इसने बोला है कि जो एलिमेंट जो फॉर्म करने के लिए आप लोगे, वो एलिमेंट क्या होंगे, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में आपको गेन होंगे, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या है वो, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, है ना। फोर्थ लॉ क्या है, Sack's law of
गैसियस वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में कुछ थ्योरेटिकल रूप में, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो गैलियस ने कब दिया है, तो ये आपका 1808 में इन्होंने ये अपना रूल दिया। इन्होंने किसने गैलियोसाक भाई साहब ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे। एंड क्या किया इन्होंने, क्या इससे ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने, क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, इसके मतलब क्यों दिया इस लॉ को, तो बात करते हैं। सो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर सम काइंड ऑफ गैसेस आर फॉर्म्ड, है ना। तो जो गैसेस फॉर्म्ड होती हैं या कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस्ड होती हैं, वो क्या होती है, बड़े स्मॉल रेशियो में होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रेशियो जाएगा, बहुत ही स्मॉल रेशियो में वो गैसेस फॉर्म होती हैं। तो वही बोला कि गैलियस ने क्या बोला कि गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन रेशियो अ वेरी सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, है ना। चलो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने 100 ml क्या लिया, आपने हाइड्रोजन, एंड हमने क्या लिया 50 ml ले लिया, आपने क्या ले लिया ऑक्सीजन, कंबाइन किया, क्या बन गया आपका H2O 100 ml, 100 ml। तो अगर हम अगर इनका रेशियो निकाल के लेके आए तो क्या निकल के आएगा रेशियो, कि हाइड्रोजन गैस का रेशियो हमने ऑक्सीजन का कितना है, मतलब 50:100 या फिर 100:50, तो क्या आएगा 1:2 या फिर 2:1। तो बहुत ही एक स्मॉल रेशियो में निकल के आया, ऐसा नहीं बहुत बड़ा कोई रेशियो इनका है, ठीक है। तो वही बोला कि जब भी गैसेस फॉर्म होती हैं वो क्या होती है, एक स्मॉल रेशियो में ही कंबाइन होती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे गैलियस का नियम था। एंड ये एक्चुअली जो गैलियस जो नियम इन्होंने दिया अपना, ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिफाइन करा है किसको, द डेफिनिट प्रपोर्शंस। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इन्होंने जब रूल पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो अभी हमने ये बोला था कि जो गैसेस होती हैं या फिर जो भी हो, तो एक अपने स्मॉल रेशियो में जो है वो क्या होती है, क्या बोलते हैं इसमें जो प्रोपोर्शन होता है, क्या होता है, स्मॉल होल नंबर्स प्रोपोर्शन में अवेलेबल होती है। ये हमने पढ़ा था बैठ के। तो वही भी चीज़ें गैलियस ने भी अपने एक अलग नियम से उसको प्रूफ किया, ठीक है।